हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मनोज वर्मा। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुझे 30 साल से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने नेशनल और इंटरनेशनल बोर्ड्स में दोनों में पढ़ाया है। आज मैं आपके सामने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो आपका पहला चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड की साइंस बुक में, उसमें मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं हुए तो वो अब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, आप पूरा वीडियो देखिए और आपको देखिए इसमें आपको कुछ नई जानकारी मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है या नहीं। मेरा विश्वास है कि आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, जो ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें हमें x, y और z इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये एक इक्वेशन बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरीके से बैलेंसिंग करना सिखाया है। मैं आपको इसको बहुत ही आसानी से बैलेंस करके दिखाऊंगा और आपको ये मेथड इजी लगेगा। देखिए, इसमें यहाँ पे दो ऑक्सीजन्स हैं और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन देखिए सिर्फ H2O में ही है, बाकी प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन नहीं है। तो हम वो वाला प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन एक ही बार आता है, तो बैलेंस करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन्स हैं और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब है हमें यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। तो जब हम 2 डालेंगे यहाँ पे Y के बदले में, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन्स हमको मिल जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन्स जो हैं वो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे X के जगह 4 डालना पड़ेगा। तो हमारे 4 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, लेकिन साथ में 4 क्लोरीन्स भी हो जाएंगे। लेकिन देखिए, क्लोरीन तो ऑलरेडी बैलेंस हो रहे हैं क्योंकि 2 यहाँ पर हैं। और Z को अगर हम 1 मान लें तो यहाँ पे 2 हैं, तो ये 4 क्लोरीन्स बैलेंस हो गए। इस तरह से पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इसका आंसर है 4, 2 एंड 1। तो आपको इक्वेशन इजीली समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements about the reaction given below are correct? तो ये इक्वेशन दिया है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें आपसे कह रहा है कि HCl is oxidized to chlorine। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये HCl है और ये क्लोरीन है। तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। MnO2 is reduced to MnCl2, यानी MnO2 MnCl2, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, MnCl2 acts as an oxidizing agent। अब MnCl2 आप देखिए राइट साइड में है, इक्वेशन के राइट साइड में है। राइट साइड में कभी भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं देखते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। और लास्ट स्टेटमेंट है, HCl acts as an oxidizing agent, मतलब उसको MnO2 को ऑक्सीडाइज करना चाहिए, लेकिन वो तो MnO2 रिड्यूस हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 राइट है। जो आंसर हमें यहाँ पे मिलता है 1 एंड 2 आर राइट। तो इसका आंसर है सी। होप आपको ये डिस्कशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। ये कई बार ये क्वेश्चन आया है 1 मार्क के लिए, और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें लेड ऑक्साइड मिलता है और NO2 मिलता है। NO2 ही ब्राउन गैस या ब्राउन फ्यूम्स है, ऑक्सीजन कलरलेस है। और ये रिएक्शन ऑब्वियसली डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने पढ़ा है। तो और ये
NO2 ब्राउन गैस होती है और लेड ऑक्साइड बनता है और ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो thermal decomposition of lead nitrate which produces brown fumes of nitrogen dioxide, ये हमको सही लग रहा है। Thermal decomposition of lead nitrate which produces brown fumes of lead oxide, lead oxide के brown fumes नहीं होते इसलिए गलत है। Oxidation of lead nitrate ये decomposition है, oxidation नहीं है इसलिए ये भी गलत है। Oxidation ये भी गलत है, तो हमारा A स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट। ये इक्वेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। While studying the double displacement reaction, the solutions of barium chloride and sodium sulfate are mixed together। तो ये आपको ये वाला इक्वेशन याद दिलाएगा। BaCl2 aqueous plus Na2SO4 aqueous gives you BaSO4 plus 2 NaCl। इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेरियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल होता है, इसलिए उसका वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, और NaCl जो है वो सॉल्युबल होता है, इसलिए वो एक्वस सॉल्यूशन में ही रहता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज सून एज द टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर। आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बताना है, तो सिर्फ ये इक्वेशन लिखेंगे तो आंसर आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना पड़ेगा कि वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। और वाइट precipitate is formed, and what will happen in the above observation made after 10 minutes। तो after 10 minutes क्या होगा? Barium sulfate, because it is heavy, it is denser than water, therefore it will settle down at the bottom of the test tube and the upper layer will consist of aqueous sodium chloride। So what will happen after 10 minutes? Barium sulfate precipitate will settle down and the upper clear layer will consist of sodium chloride aqueous। ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। While electrolyzing water before passing the current, some drops of acid are added। Why? Name the gases liberated at cathode and anode and write the relationship between the volume of gas collected at anode and cathode of gas collected at cathode। तो अब प्योर वाटर में हम एसिड क्यों डालते हैं? बिकॉज प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लिए हम इसमें सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल के उसको एक गुड कंडक्टर बना देते हैं। तो ये है इसका आंसर। आफ्टर एडिंग एसिड इट बिकम्स गुड कंडक्टर एंड प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का रेशियो होता है, ये आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। और आप जो यहाँ पे पहले लिखे उसका ही नंबर यहाँ पे लिखे, तो H2 का 2 और O2 का 1। तो इस प्रोपोर्शन में हमें ये गैसेस लिबरेट होती हैं, क्योंकि वाटर के फॉर्मूले में H2O यानी H2 का जो वॉल्यूम है वो O से डबल है। What is observed when silver chloride is exposed to sunlight? Give the type of reaction involved। तो ये आपको पता होगा, जब हम सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो देखिए ये वाला रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस लिबरेट होती है और क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 होता है, इसलिए हमें ये क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और जब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो सिल्वर को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। और व्हाट इज ऑब्जर्व, तो आपको मालूम है कि द वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रे। तो ये ग्रे जो है चेंजेस टू ग्रे, ये कीवर्ड है, ये आपके आंसर में आना चाहिए। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व? आंसर में डीकम्पोजिशन कीवर्ड है जो कि आपके आंसर में आना चाहिए। नाउ इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको डीकम्पोजिशन
रिएक्शंस के एग्जाम्पल लिखने हैं which are taking place due to the energy supplied in the form of heat, light and electricity. तो हीट के लिए ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं जिंक कार्बोनेट गिव जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बदले में आप कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और भी 2-3 रिएक्शंस हैं, उसमें से कोई भी जो आपको याद है वो लिख सकते हैं। और लाइट में तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जाम्पल है, वो आप लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में आप वाटर का डिकम्पोजिशन लिख सकते हैं। वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 का रेशियो होता है। O2 हमें ऑक्सीजन को हमें O2 लिखना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, और ये 2 बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ता है, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 डालना पड़ता है। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल्स हैं और आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस सेक्शन का, इस टॉपिक का, वो ये है कि हमें कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं और हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन, जो वेराइटीज़ दिए हुए हैं तो उसमें आपको क्लासिफाई करना है। तो आपको पहला इक्वेशन दिख रहा होगा, ये जो है ये डिकम्पोजिशन है, because यहाँ पे one compound chain breaks down into 2 smaller molecules, so it is decomposition. यहाँ पे देखिए lead is a more reactive metal, so it displaces the less reactive metal from its salt solution, so this is the example of displacement reaction. यहाँ पे 2 salts हैं और 2 salts बन रहे हैं। जब 2 salts react करते हैं और 2 salts बनते हैं उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें 2 एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू गिव अ बिगर मॉलिक्यूल, सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। इसमें भी एल्यूमिनियम जो है ये आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कंबाइन होके एक बिगर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि one bigger molecule is breaking down into 2 smaller molecules। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये आपके लिए रिवीजन का अच्छा काम करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको इनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपके आंसर में कीवर्ड्स होने चाहिए, उनका आप ध्यान रखिए। आपकी लैंग्वेज अगर थोड़ी बहुत गलत भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके आंसर में कीवर्ड्स आने चाहिए। जैसे यहाँ पे कीवर्ड है ग्रे कलर या डिकम्पोजिशन, और तो ये जो कीवर्ड्स हैं तो उसमें जैसे यहाँ पे आपका कीवर्ड है कि यू शुड गेट द वाइट प्रेसिपिटेट एंड आफ्टर 10 मिनट्स इट विल सेटल डाउन एंड द अपर सॉल्यूशन विल बी क्लियर एंड मेड अप ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनका आप ध्यान रखिए और कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। और अदरवाइज आपको अपने खुद के सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कीवर्ड्स आना ज़रूरी है। तो आपको ये लेक्चर में फ़ायदा हुआ होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और फिर मैं जब दूसरा वीडियो अपलोड करूँ तो आप फिर से मेरा वीडियो देखिए, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।